जो मॉडर्न मेथोडोलॉजी है, ये मॉडर्न मेथोडोलॉजी का बहुत ज़्यादा ये नहीं है, बहुत ज़्यादा समय का नहीं है, ये हार्डली 250 साल पहले का है। थोड़ा बहुत रेफरेंस मिलता है समटाइम इन 650, 670, यानी 1200-1300 साल, 700 साल, 600 साल, 650 साल पहले के। लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड एग्रीकल्चर है मॉडर्न मेथोडोलॉजी के, उसमें तो बिल्कुल ही वो 1730 का पहला डॉक्यूमेंटेशन है, जो विस्काउंट चार्ल्स ने जब इसको पहला, और वो भी भारत, अच्छा मजेदार बात है कि भारत की रिसर्च को उसने बताया। भारत के जो कृषि करने वाले जो अनाज बेचते थे दुनिया में, वहां उन्होंने ये बात बताई। और अभी जो चिली में कई जगह पर जो ममीज मिले हैं, उसमें जो चावल मिला है, उसमें जो घी मिला है, उसके डीएनए टेस्ट भारत का है। भारत के चावल है, भारत के घी है, भारत के गाय का घी है, 7000 साल पहले के, यानी बिफोर क्राइस्ट 5000 ईयर्स बीसी के। तो जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें तो 1730 का पहला डॉक्यूमेंटेशन है, जिसमें जो वहाँ के जो राजा के एक राजकुमार थे, ये टाउनशेड थे, इसके भाई तो वहाँ का प्रिंस था, ये भी प्रिंस थे, लेकिन कुछ चूंकि पद पर नहीं थे, एक अलग अलग जैसे फैकल्टी होता है, कुछ डिपार्टमेंट दिए हुए थे इसको, तो इसने क्रॉप रोटेशन के ऊपर में थोड़ा काम किया था, उसकी इनके कुछ आर्टिकल्स हैं। लेकिन जो विधिवत रूप से केमिकल फार्मिंग का पहला रिसर्च है वो बासिंगल का है। आप लोग जानते हैं, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। बासिंगल ने सबसे पहले 1834 में इसके बारे में बताया, और उसके बाद जो विधिवत आज भी जो इफेक्टिव है वो लाइबिग का है। और जस्टस लाइबिग ने जो रिसर्च किया, टॉप सॉइल, आज पूरे भारत में टॉप सॉइल की खूब चर्चा हो रही है कि टॉप सॉइल इरोजन हो रहा है, पानी में बह जा रहा है। अगले स्लाइड में बताऊंगा कि हमारा यहाँ खेती में सॉइल का डेप्थ कितना होना चाहिए, माने न्यूट्रिएंट्स कितना होना चाहिए। उसने एनपीके कहा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, ये 3 चीज चाहिए। और एनपीके कॉन्सेप्ट, एनपीके का टॉप सॉइल में कॉन्सेप्ट, ये लाइबिग का है। और जस्टस ने जो बताया, जो रिसर्च किया, जो प्रोसेस निकाले, वो एकदम प्राइमरी स्टेज में थे, लेकिन बेस था। जब आगे बढ़ा, जब 1950 के आसपास की स्थिति आई, करीब 20-25 साल के बाद, तो जस्टिस ने कहा कि मैं गलत किया, मेरी गलती हुई। दुर्भाग्य से जितने वैज्ञानिक हैं सबका मैं नाम बताऊंगा भी, तो जस्टिस ने कहा कि केवल एनपीके से नहीं चलेगा, केवल टॉप सॉइल से नहीं चलेगा, डीप सॉइल में जाना पड़ेगा, जहां एर्थवॉर्म है, जहां माइक्रोब्स है, जहां पर डंग बीटल्स है, उनके थ्रू ही ये न्यूट्रिएंट मिलता है, कन्वर्शन होता है। एक जब पत्ता गिरता है तो वो ऑर्गेनिक मैटर होता है, फिर वो ऑर्गेनिक ह्यूमस बनता है, फिर ऑर्गेनिक कार्बन बनता है, उसके बाद वो जब उसको ब्रेक डाउन करते हैं तो फिर एलिमेंट्स में कन्वर्ट होता है। और केवल एनपीके नहीं होता है, उसमें और भी 25-30 प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं। आज साइंस को 20 मालूम है, जब मैं 22 साल पहले जब रिसर्च किया था, उस समय केवल 16 एलिमेंट्स थे प्लांट न्यूट्रिशन में, और उसमें भी 3 एलिमेंट्स के बारे में कंफर्म नहीं था। आज तो ट्रेस एलिमेंट में सिलिकॉन और कोबाल्ट को भी ले रहे हैं, बेरॉन को भी ले रहे हैं कि सिलिकॉन नहीं रहेगा तो पेड़ में ये हो जाएगा। और मैं आपको गारंटी बताता हूँ, 25 साल के बाद जब आप फिर पढ़ेंगे तो ये 26-27 हो चुका होगा एलिमेंट, जो आज कोर्स में नहीं है, लेकिन उनको पढ़ना पड़ेगा आगे। तो एनपीके केवल सफिशिएंट नहीं है, इसमें प्लांट न्यूट्रिशन के लिए और भी चीजें चाहिए। मैं गलत किया हूँ केवल एनपीके बोलकर, इसको केवल आधार बनाकर न करें खेती, ये बात जस्टिस ने कहा, लेकिन किसने नहीं माना। आज भी एनपीके चल रहा है। और फ्रिट्ज हैबर ने जब दुनिया में बम बनाने के लिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बम बनाने के लिए उसने जो रिसर्च किए, हवा से नाइट्रोजन को निकाला, हवा से ऑक्सीजन को निकाला, उस प्रोसेस में अमोनिया से उन्होंने कंप्रेस किया तो नाइट्रोजन बना। तो 4-5 प्रोसेस है, हैबर प्रोसेस आप पढ़ते होंगे, आपको पता होगा, आपको पढ़ाया भी जाएगा, कोर्स में आएगा विषय। और अभी तो बात चल रही है कि उसका नोबेल पुरस्कार वापस लिया जाए। आप में से कितने लोगों को मालूम नहीं। और जर्मन में कहा जा रहा है कि फ्रिट्ज हैबर का नोबेल पुरस्कार वापस होना चाहिए। बम बनाने के लिए जो चीजें बनाई थी, और उसको बम से जाना जाता है उसको, लेकिन वो डंप किया उन्होंने
और आज भी जो नाइट्रोजन बन रहा है पूरी दुनिया में वो फ्रिट्ज हैबर के ही प्रोसेस से बन रहा है, हवा से निकालकर। जो अभी ऑक्सीजन भारत में खत्म हो गया तो बनाया प्रोसेस उसी के बनाए। और 1913 में हैबर ने उसको कन्वर्ट किया अमोनिया में, कंप्रेस करके 300-500 डिग्री में जब सिंथेटिक साल्ट में अमोनिया को कंप्रेस करके उसको कन्वर्ट किया तब वो बना यूरिया। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में जब ज़्यादा हो गया बॉम्ब का, इसका जरूरत नहीं है, इसको हटाना है तो क्या करें, तो मैक्सिको में उसको डंप किया। और मैक्सिको में जो पड़ा था उस समय नॉर्मन बोरमैन जो थे वो टिश्यू कल्चर के प्रोफेसर थे, पढ़ाते थे, और उसके बाद प्लांट पैथोलॉजी के ऊपर काम किया उन्होंने। वो जब गए मैक्सिको में तो उन्होंने जो कई रिसर्च किए तो उन्होंने कहा भाई क्या पढ़ा सफेद सफेद, वो कहा कि ये वो जर्मन से फेंक दिया, ये कर दिया, वो क्या करे ऐसा। तो उन्होंने देखा कि जहाँ जहाँ वो गिरा वहाँ पर पौधे बहुत अच्छे हुए हैं, तो उन्होंने कहा नाइट्रोजन तो चाहिए, इसमें नाइट्रोजन तो है, चलो रिसर्च करते हैं। और 1943 में उनकी जो रिसर्च हुई, और 1943 से लेकर 1959 तक में उन्हें कंटिन्यूअस प्रोसेस किया। वो तो अमेरिका के थे, लेकिन मैक्सिको आते थे, तो ग्रोथ अच्छा हो, यील्ड अच्छा हो। स्वाभाविक है कि किसी भी प्लांट को अगर अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, पर्टिकुलरली जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, तो ग्रोथ तो होगा, वेजिटेशन ग्रोथ तो होगा। तो अच्छा वेजिटेशन ग्रोथ हुआ तो उसने गेहूं पर थोड़े काम किए और सक्सेस मिला उनको। और रॉकफेलर जो फाउंडेशन थे, रॉकफेलर फाउंडेशन ने जिसको इनको स्पॉन्सर किया था रिसर्च करने के लिए, नॉर्मन बोरमैन को, वो सक्सेस हुआ। और उसी समय भारत में जब फूड का जब अकाल पड़ा यहाँ, जब भारत में 1961-62 के समय में, और संयोग से नेहरू जी चले गए और लाल बहादुर शास्त्री जी बने, तो उनका जो एडवाइजर थे, एग्रीकल्चर एडवाइजर जो सेक्रेटरी थे, स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, आप सब जानते होंगे, एग्रीकल्चर पढ़ने वाले हर व्यक्ति उनको जानता है। अभी कुछ दिन पहले उनके एक आर्टिकल भी आया था। तो फिर उन्होंने नॉर्मन बोरमैन को कांटेक्ट किया 1967-66 में, वो भारत में आए। और उसके बाद उन्होंने पंजाब में, आज का जो पंजाब है, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे भारत में है, इन दोनों पंजाब में उन्होंने गेहूं पर रिसर्च किया। और 69 से लगातार जब उन्होंने रिसर्च किया तो यील्ड डबल हुआ, गेहूं का उपज दुगना हुआ केवल NPK डालने से। लेकिन जब उन्होंने NPK डाला तो कार्बन की मात्रा, अन्य जो फर्टिलाइजर की मात्रा थी, यानी जो फास्फोरस है, पोटास है, वो भरपूर मात्रा में थी वहां पर। इसलिए फर्स्ट टाइम जब अप्लाई किया ज्यादा हो गया, और जब ज्यादा हुआ वेजिटेशन तो डबल हुआ। उसी आधार पर 1917 में, यानी भारत में जो उनका गेहूं का रिसर्च था लगातार 3 सालों में, और जब उनका यील्ड डबल हुआ, ग्रोथ डबल हुआ, प्रोडक्शन डबल हुआ, उसके आधार पर उनको नोबेल पुरस्कार मिला 1970 में। लेकिन वो तो मरे तो 2009 में मरे, उनका मृत्यु तो 2009 में हुआ। लेकिन 95-96 में उनके कई आर्टिकल्स है, कई टॉक्स है, उन्होंने कहा मैं गलत किया। और 96 में, लगभग 96 में पंजाब कैंसर से ग्रसित हो चुका था। आज तो पूरा वर्ल्ड का कैपिटल है, कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड पंजाब। ये अलग बात है कि नॉर्मन बोरमैन ने क्या कहा और वहां के किसान ने कैसे उपयोग किया, क्वांटिटी, क्वालिटी, ये अलग चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन खुद नॉर्मन बोरमैन ने कहा इट इज नॉट सफिशिएंट टू इनरिच द सॉइल। केवल यूरिया डाल करके इनरिचमेंट नहीं किया जा सकता। जो बात जस्टिस लाइबिंग ने कहा, वही बात नॉर्मन बोरमैन ने भी कहा। लेकिन जब वो कहा तो बूढ़ा हो चुका था, रिटायर हो चुका था। उसकी बात सुनने के लिए कुछ बूढ़े बूढ़े लोग आते थे जिनकी बात कोई नहीं सुनता था। आज भी कोई नहीं सुन रहा है। खूब यूरिया डाला जा रहा है, हर साल क्वांटिटी बढ़ रही है। ये खतरे को ऐसा नहीं कि नॉर्मन बोरमैन ने बोला और दुनिया मान ली। अमेरिका में उसका काट हुआ, और आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा साइलेंट स्प्रिंग किताब, रासेल कार्सन की किताब। और रासेल कार्सन तो ओशियनोलॉजी की साइंटिस्ट, तो छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा तो उनको लगा कि पानी में तो इतना बड़ा वॉल्यूम समुद्र है, इतना बड़ा वॉल्यूम है पानी का, तो उसमें एक छोटा सा ड्रेन घुसा तो क्या असर होगा। छोटी सी मछली को पकड़ा तो निकला। अनफॉर्चुनेटली 100% मछलियों में निकला है। वो जितने सैंपल लिए उतने सैंपल में उनको रेसिड्यूज मिले DDT का।
तो उन्होंने कहा कि इन मछलियों को बड़ी मछली खाती है, उसमें हो सकता है क्या? फिर रिसर्च हुआ, बड़ी मछलियों में है, उस मछली को और बड़ी मछली खाती है। तो मछलियों में मिला उनको 4-5 प्रकार की जो मछलियाँ थी, साइज की थी, क्वालिटी की थी, वेराइटीज की थी, सब में उनको डीटीटी का मिला। यानी डीटीटी का प्रयोग तो हो रहा है 20 साल से, तो ये मछलियाँ में तो लगातार 5 साल 10 साल से पानी पी रही है, तो धीरे 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 उसके शरीर में वो आ रहा है। तो फिर रसेल कार्सन को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन मछलियों को जो पक्षियाँ खा रही है, पर्टिकुलरली पेलिकन्स, उसमें रेजिड्यूज में तो नहीं है। तो उसने पकड़ा कुछ पेलिकन्स को जो पानी के अंदर डाइव करके उन बड़ी मछलियों को खाती है। शॉक तो हो गए, बड़ी मात्रा में जितने सैंपल कलेक्ट किए सबके हड्डियों में उनको रेसिड्यूज मिला। किताब पढ़िएगा, बड़ा भयंकर किताब है। रासेल कार्सन के टॉर्चर हुआ, परेशान किया गया, आर्टिकल छापने से मना कर दिया गया, थ्रेटनिंग्स हुई, लेकिन वो अड़ी रही। उसने कहा जब पौधे से, जानवर से, पक्षी से, मनुष्य से असर हो सकता है, मछलियों से असर हो सकता है, तो निश्चित रूप से मनुष्य को हो रहा है। शी वॉज नॉट अलाउड टू डू क्लिनिकल ट्रायल। मनुष्यों का पर में ट्रायल करने के लिए मनुष्यों के रेसिड्यूज को उसको परमिशन नहीं दिया गया। तो उसने टेबल ठोकर कहा कि मनुष्य मर रहा है। मैं इस आधार पर कह सकती हूँ इन वेजिटेशन को जो खा रहा है वो मर रहा है। तो हंगामा हुआ, बाकी हुई। तो उसकी कोई आर्टिकल छापने को तैयार नहीं, उसकी बुक कोई छापने को तैयार नहीं। तो उस किताब को उसने अपने पैसे से छापा, द साइलेंट स्प्रिंग 1963 में। और जब पब्लिश हुआ तो हंगामा हुआ, पूरे अमेरिका में आंदोलन हुए। तो उस समय वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे जॉन कैनेडी, उन्होंने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी लगाई, एक रिसर्च टीम लगाया। 70% विरोध किया था वैज्ञानिकों ने रसेल कार्सन का, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने समर्थन भी किया। तो जब ये गई तो न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटर ने कहा कि रसेल, आई एम सॉरी, डू आई एग्री विथ ऑल योर फाइंडिंग्स, बट आई कुड नॉट पब्लिश इट। आई हैव लॉट ऑफ प्रेशर ऑन हायर लेवल, इट्स माई लाइफ थ्रेट, आई कुड नॉट, प्लीज फॉरगिव मी, सॉरी। तो उसने कहा ओके, वेल मिस्टर, इफ यू कांट बट आई कैन, आई डोंट डेयर ऑफ माई लाइफ, आई डोंट। तो उसने छापा और हंगामा हुआ और 1 वर्ष के बाद मर गए मिस्टर कैनेडी वॉज किल्ड। आप जानते हैं इस बात को। और ये माना जाता है कि कैनेडी की मृत्यु में ये सारे बिजनेस के लोग थे जो मल्टीनेशनल कंपनीज थे, जिनके अरबों रुपए, करोड़ों रुपए की टर्नओवर थी। भारत का जितना सरकार का बजट 40 लाख करोड़ है, उससे ज़्यादा तो कारगिल का 80 लाख करोड़ है। मोन्टल कार्नो का क्या उनके मोनसेंटो, उसका तो और ज़्यादा है। भारत सरकार का क्या बजट है उसके सामने में? अमेरिका के बजट से ज़्यादा बजट की मल्टीनेशनल कंपनीज है। वो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को चेंज कर सकती है, किल कर सकती है, ये स्थिति थी। जॉन कैनेडी वॉज किल्ड एंड इट इज मिस्टीरियस, हु किल्ड, व्हाई किल्ड, नोबडी नोस इवन टुडे। तो रासेल कार्सन की हत्या हो गई, मर गए। लेकिन उसके बाद जो अमेरिका में हंगामा हुआ तो उनको कमेटी फॉर्म करना पड़ा नेक्स्ट प्रेसिडेंट को, और 1967 में उसकी फाइंडिंग्स आई, शी इज 100% राइट। और ये सारा घटना कब हुआ? जब नॉर्दर्न गवर्नमेंट दुनिया को बता रहा था एनपीके, फास्फोरस, पोटास डालो, ये करो, वो करो, यूरिया डालो और केमिकल पेस्टिसाइड डालो, कीड़े आ रहे हैं, ये सब चेन रिएक्शन से पूरे। उस समय ये दुनिया को बता रहे थे ये खतरा है, मर रहे, लेकिन हो रहा है। और भारत ने उसी समय लाया जब रासेल कार्सन दुनिया को सावधान कर रही थी। आज इंडोसल्फान 16 आ गया है, शायद आपको ज़्यादा भी होगा, 16 से ज़्यादा भी आया क्या, 17, 18 आया क्या इंडोसल्फान पेस्टिसाइड? नहीं मालूम करना, 16 आ गया है, यानी 10,000 टाइम्स डेंजरस देन द डीडीटी। और जो फाइंडिंग्स आई अमेरिका में, उन्होंने कहा, और दोनों को संतुष्ट करना था, कंपनी को भी संतुष्ट करना था, एग्रीकल्चरिस्ट को संतुष्ट करना था, पब्लिक आंदोलन करे, पॉलिटिशियन को वो तेज होता है, सबको अपने जेब में रखता है। तो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, वहाँ के पार्लियामेंट ने ये डिसीजन लिया कि डीटीटी एग्रीकल्चर यूज नहीं होगा। तो लोग खुश हो गए, लेकिन बाकी यूज तो होगा ना। बोले बच्चों को नहीं दिया जाएगा, जहर है ये, बच्चों को नहीं दिया जाएगा। मैंने बाकी लोग खा सकते हैं, बच्चा खाएगा तो 2 दिन मरेगा, बड़े लोग 10 दिन के बाद मरेंगे।
इतना ही अंतर होगा, लेकिन अमेरिका में चल रहा है। बाकी ये आप पढ़िएगा डिटेल्स में। पंजाब में जो खेती नॉर्लैंड बोरमैन ने किया, जिसके आधार पर जो खेती हुई, उसके रिसर्च कई इंस्टीट्यूशन ने किया। यूरोप के लगभग 300 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ने पंजाब में रिसर्च किया है। आप में से कितने लोग, मेरे पास काफ़ी फाइंडिंग्स है, 80-90 ग्रुप्स का फाइंडिंग्स मैं 2 का यहाँ डाला हूँ, ये लंदन का डाला हूँ मैं। और ये जो रियांस टेराडो जो है, उसने एक्सपर्ट्स के जो यूनिवर्सिटीज के थे, उन्होंने तो फाइंडिंग्स निकाला गांव के अलग अलग में। उन्होंने कहा, और उनके कारण ही पूरे यूरोप में मालूम है कि पंजाब के गेहूं नहीं खाते। पंजाब के गेहूं कोई नहीं खाता है, तो शराब बनता है अधिकांश, और बहुत से कंपनियों ने उसको वापस किया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पेस्टिसाइड का रेसिड्यूज बहुत ज़्यादा है। मेरे पास वीडियोज़ है, रिसर्च है, एक एक गांव में कितने कैंसर्स, और आप सब जानते हैं कितने कैंसर पेशेंट्स वहाँ से निकले। और ऐसा नहीं है कि इसका विरोध नहीं हुआ। मैं भागलपुर के संदर्भ बता रहा था आपको। 1904 में अल्बर्ट हावर्ड नाम का एक कृषि वैज्ञानिक लंदन से भारत भेजा गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत भेजा। और अल्बर्ट हावर्ड जो है वो प्लांट का एक्सपर्ट था, तो पूसा में उसको भेजा गया। पूसा शब्द को समझिए, हमारे शास्त्र में 33 कोटि देवता कहा है। 33 कोटि देवता, 33 कोटि मतलब 33 वैराइटीज। 33 कोटि में से एक है आदित्य। 12 प्रकार के आदित्य होते हैं। आदित्य एक प्रकार का देवता है। अब आदित्य में कौन कौन है? इंद्र है, पूषा है, वरुण है, वायु है, अग्नि है। ये इस प्रकार के 12 देवता है, इसको आदित्य कहा है। फिर मरुत कहा है, 11 है, रुद्र है, वसु है, 7 वसु माने गए, और फिर उसमें से 2 अश्वनी कुमार। ऐसे 33 प्रकार के देवता माने गए। अब वो पूषा एक देवता है, जब मैं अगले सत्र में बताऊंगा आपको। उसी पूषा में पटना के पास इसको भेजा गया। और आपको मालूम है कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन ये जो गंगा बेल्ट है यूपी और बिहार, ये वर्ल्ड का राइस बॉल कहा जाता था। बिहार यूपी, द गंगा बेल्ट वॉज कॉल्ड एज ए राइस बॉल ऑफ द वर्ल्ड। पूरे दुनिया को गेहूं और चावल इसी गंगा बेल्ट से दिया जाता था। और लंदन से भेजा गया, इसको तोड़ना है। और अल्बर्ट हावर्ड को वहां भेजा गया। अल्बर्ट हावर्ड आया, पूसा में लैंड किया, और इसी भागलपुर में विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय मुझे लगता है उस समय के बनी होगी या उसके आसपास की बात है। 1907 या 8 में वो यहाँ आया था, अल्बर्ट हावर्ड। यूनिवर्सिटी बना ना 1908 में, यहाँ ये कॉलेज समय बना ना 1907 में या 8 में वो यहाँ आया था। और जब घोड़े गाड़ी होती थी उस समय, पटना से जब घोड़ा गाड़ी में आ रहा था, तो भागलपुर के थोड़े पास में गंगा के उधर में आगे सीट खाली है, आगे आ जाए। तो उस समय एक महिला खेत में मट्टी उठा के हवा में से ऐसे डाल रही थी। तो उसने गाड़ीवान से पूछा कि ये महिला खेत में इधर जाके मट्टी डाल रही है, उधर जाके मट्टी उठा के डाल रही है, क्या कर रही है? तो गाड़ीवान ने कहा कि सर ये बरसात के बारे में पता कर रही है। तो क्या पागल समझा क्या तो कि मट्टी डालेगा पानी? बोला उसको महिला। तो गाड़ी रोका, क्योंकि वो थोड़ा सा घूम के जा रहे थे, तो समय लगता है घूम के जाने में। तो खेत तो देख रहे थे, एक महिला आ रही है, मट्टी उठा रही है, देख रही है, उधर जा रही है, हवा में से मट्टी डाल रही है, देख रही है खड़े होकर के। तो उसने बुलाओ, महिला को बुलाया, पूछा कि क्या कर रही हो माई? तो उसने बताया कि बेटा पता कर रही हो कि बरसात कब होगी। तो क्या पता चला? बोले हाँ, ये 24 घंटे से अंदर में पानी होगा और अच्छा पानी होगा, खेत जोत के बीज बोया जा सकता है। बोला कैसे मालूम पड़ा? हाँ मालूम पड़ा ना। तो उसका आश्चर्य हो, कहीं दूर दूर तक कोई कारण नहीं है, मैं तो साइंटिस्ट हूँ, मुझे मालूम है बरसात अभी होना नहीं है, ये कैसे बोल रही है बरसात होगी? तो यहाँ आ गया भागलपुर में, यहाँ कुछ रिसर्च किया उसने। एक 5-6 दिन के बाद वापस जब लौटा तो देखा उस एरिया में सब खेती हो चुकी है, कुछ लोग हल चला रहे हैं, कुछ का बीज बोया जा चुका है और अच्छी वर्षा हो गई। सारे मैंने जो
बीज बोने के लिए जितना खेत को तैयार करने के लिए चाहिए था उतना हो चुका था। वो शॉक्ड हो गया, कितनी वर्षा, इतना पानी कैसे हुआ? और जहां वो था भगलपुर, वहां पानी नहीं हुआ था, लेकिन वहां पानी था। तो उसने कहा कि माई को बुलाओ, कैसे उसको पता चला? बोले सर क्या जानना है? तो मिली नहीं, कौन थी मालूम नहीं। वो गाड़ी जो चला रहा था उसने कहा कि सर पता नहीं है, लेकिन आपको क्या जानना है? तो उसको कैसे मालूम पड़ा कि पानी आएगा? वो तो मैं बता दूंगा ना। तुम कैसे बताओगे? अरे मैं क्या, कोई भी बता देगा गाँव का। जब पूर्वी हवा चलती है, हवा में जब नमी रहता है, और वो नमी जब पत्थर जब उसको हवा में जब छोड़ते हैं तो कितना दूर में जाके गिरता है, फिर उसमें से मॉइस्चर कंटेंट कितना है, उसमें से हवा की बरसात कब आएगा, ये अंदाज लगाते हैं। बोला ये कौन सा तरीका हुआ? अभी वहाँ हम हिसार में थे, हरियाणा में, 46 डिग्री था, कंटिन्यूस 6 दिन 46 डिग्री था। हम लोग शाम को चाय पी रहे थे तो चिड़िया जो है गौरैया बालू स्नान कर रहे थे। क्या होता है अगर चिड़िया कौवा सब अगर बालू स्नान करे तो क्या होता है? 24 से 48 घंटे के अंदर पानी होगा। जब बहुत चिड़िया कर रही, चिड़िया मेल फीमेल दोनों कर रहे थे, इसका मतलब केवल उस एरिया में नहीं, बहुत बड़े एरिया में बरसात होगा। मैंने कहा 48 घंटे के अंदर, 24-48 घंटे के अंदर भारत में बरसात होने वाली है। मेरे सब लोग गुस्से से देख रहे थे। और आपको पता हो दिल्ली जब आया तो बरसात हुई, और यहाँ कल से बादल छाया है। ये अलग बात है कि यहाँ गंगा जी बगल में से आपको टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन मॉइस्चर कंटेंट तो बहुत होगा यहाँ पर। तो ये जानते थे हमारे लोग, चींटी जब पूरे अंडे लेकर पेड़ पर चढ़ता है तो 2 घंटे में बरसात होगी, 2 घंटे में। तो ये महिलाएं जानती थी, गांव-गांव के लोग जानते थे। तो अल्बर्ट को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उसने गांव के लोगों से पूछा, गाड़ीवान का उसको बुलाओ, इसको बुलाओ, पूछा, अध्ययन किया। उसको लगा इसको मैं क्या सिखाऊंगा, मुझे सीखना पड़ेगा इनसे। तो उसने डॉक्यूमेंटेशन किया कि कैसे गोबर डालते हो, कैसे हल चलाते हो, कैसे बैल चलता है, और गाय को खेत पर छोड़ने से उसका कितना गोबर गोमूत्र गिरने से कैसे होता है मिट्टी में, ये सब अध्ययन किया। और 1917 में जाके जब लंदन में बताया तो वहाँ के ऑफिसरों ने बुला कर कहा कि ये ज्ञान हमें मालूम है, नहीं देना, ये उनको सिखाओ कि तुम खेती नहीं जानते हो, हम सिखाने आए हैं, हम वैज्ञानिक हैं, तुम गंवार हो, तुम गांव के हो, तुम नहीं जानते हो। और ये उसको बताया गया। जब उसने कहा नहीं सर गलत है, हमें सीखना चाहिए, हमको डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, भारत के अनुसार हमें खेती करनी चाहिए, तो उनको उन्होंने सस्पेंड किया एंड ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ही केम बैक, उसने कहा नहीं मैं तो सीखूंगा। और 1921 में होलकर महाराज जी उसको अपना जमीन दिए, 500 एकड़ जमीन दिए, उसको सिस्टम दिए, एक फाउंडेशन बना और उसने रिसर्च किया। और जिस प्रोटोकॉल में वो करता था, एनपीके का प्रोटोकॉल, उस एनपीके के प्रोटोकॉल में उसने सॉइल का टेस्टिंग करना शुरू किया, उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू किया। आज पूरे दुनिया में द फादर ऑफ ऑर्गेनिक के रूप से सर अल्बर्ट हावर्ड को माना जाता है। 1940 में उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने जो किताब लिखी, आज भी वो किताब है एन एग्रीकल्चर टेस्टामेंट, वो किताब है, पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। और उन्होंने दुनिया के कई देशों में किया, पैसे होलकर महाराज ने दिया, इंदौर में रिसर्च किया, इसलिए भारत में भी जो जैविक खेती का जनक है वो इंदौर को माना जाता है। और ये 1000 टाइम्स बेटर देन द केमिकल मेथोडोलॉजी। जिस मेथोडोलॉजी से केमिकल फार्मिंग होता है उससे 1000 टाइम बेटर है ऑर्गेनिक। लेकिन ये अकेला उतना ये नहीं है। 1930 में जब लंदन में लोगों को उन्होंने अनुसंधान के बारे में अवगत कराया तो पहली बार लंदन ने इनकी बात को सुना, लोगों ने सुना, यूरोप ने सुना, अमेरिका ने सुना, अफ्रीका ने सुना, कई जगह पर इन्होंने प्रयोग किए। इनका एक प्रयोग केवल फेल हुआ श्रीलंका में, लेकिन श्रीलंका में उन्होंने गाय के गोबर का उपयोग नहीं किया था, वो एनपीके यूज किया था, इसलिए यील्ड नहीं बढ़ा। तो इन्होंने कहा कि आपने गाय का गोबर यूज नहीं किया इसलिए आपका नहीं हुआ, करो इसको। दोबारा जब किया तो सक्सेस हुआ, इसलिए उनको सर की उपाधि दी गई, कई प्रकार के अवार्ड दिए गए एंड ही वाज कॉल्ड एज ए फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। लेकिन जो जैविक खेती है उसमें जो भी बायोडिग्रेडेबल जितने भी चीजें हैं जो सड़ सकता है उनको डालकर खेती होता है। जैसे गाय का हो, भैंस का हो, जर्सी का हो, बकरी का हो, एनी काइंड ऑफ वेस्ट, किचन वेस्ट हो सकता है, मार्केट वेस्ट हो सकता है,
सीवेज का वेस्ट हो सकता है, नाइट सॉइल, ह्यूमन वेस्ट भी हो सकता है। इससे भी फर्टाइल होता है, न्यूट्रिएंट मिलते हैं और उसमें जो एर्थवॉर्म्स और डंग बीटल्स या माइक्रोब्स है उसकी संख्या बढ़ती है और प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता है। प्लांट गोबर नहीं खाता है, प्लांट वेस्ट को नहीं खाता है, कोई बकरी का, कोई घोड़े का या कोई मुर्गी का जो वेस्ट है उसको नहीं खाता है, उसको माइक्रोब्स कन्वर्ट करते हैं, सोलुबलाइज करते हैं। फास्फोरस जब सोलुबलाइज होता है तो प्लांट को उसको फॉर्म में मिलता है खाने के लिए। तो सॉइल में माइक्रोब्स चाहिए और माइक्रोब्स को मैनेज करने के लिए एर्थवॉर्म्स चाहिए। 1 क्यूबिक मीटर में सामान्यतः डार्विन का कहना 60 एर्थवॉर्म्स होने चाहिए और जो मैंने रिसर्च किया था 1 क्यूबिक फीट में 7 का, जो बेस्ट क्वालिटी का था, अरुणाचल प्रदेश का रेन फॉरेस्ट का या झारखंड के रेन फॉरेस्ट का जो निकाला था, तो 1 क्यूबिक मीटर में 189, मैक्सिमम 200, तो मैं 200 मानता हूँ। 1 क्यूबिक मीटर में अगर सॉइल में 200 आपके एर्थवॉर्म्स है, मैंने जो इंडोजिक इपीजिक एनासिक 3 प्रकार के हैं, जो इंडोजिक को छोड़ दीजिए, इपीजिक और एनासिक जो 2 फीट और 10 फीट नीचे रहता है, ये दो अर्थवॉर्म है, अगर आपके सॉइल में है, आपका सॉइल बहुत बढ़िया है। और 1 स्क्वायर इंच, 1 मुट्ठी मट्टी में 500 करोड़ माइक्रोब्स अगर हैं तो आपका सॉइल बढ़िया है। लेकिन आज अमेरिका का रिसर्च है 5 वर्षों में, 5 साल पहले की रिसर्च है, ये सारे मैंने रिसर्च 2001 के आसपास के, 2001 से 5 तक के रिसर्च में, और लगभग देश के सभी प्रांतों में लगभग 22 जगह का सैंपलिंग करके 3 साल उसमें रिसर्च करके लेबोरेटरी टेस्टिंग वगैरह करा कर, मैं ऑथेंटिसिटी के लिए आपको बोल रहा हूँ, प्रामाणिक रूप से बोल रहा हूँ। तो मेरा फाइंडिंग्स ये है कि 500 करोड़ माइक्रोब पर स्क्वायर इंच अगर है और कार्बन 1+ है तो आपका खेत अच्छा है। आपके खेतों में सांप आते हैं क्या? आपके किसका किसका खेत है? खेती करते हैं? कौन कौन खेती करते हैं? में भी बहुत लोग हैं। तो आपके खेत में सांप आता है क्या? देखे हैं क्या किसी ने? किसके किसके खेत में सांप आते हैं? बहुत बढ़िया। और 2-3 प्रकार के सांप है, हाँ तो 2-3 प्रकार के, एक नहीं 2-3 प्रकार, बहुत बढ़िया, काफी लोग हैं। आपके खेत में अगर सांप आ रहा है तो आप सक्सेस हैं, अभी आपका खेत बर्बाद नहीं हुआ है, क्योंकि एक साइकिल है, ये पूरा एनर्जी का एक साइकिल है। अगर आपके खेत में केचुए हैं तो वहां मेंढक आएगा। आपके खेत में अगर मिट्टी में मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है तो केचुए ज्यादा है तो वहां पर फ्रॉग्स आएंगे, मेंढक आएंगे, चूहे आएंगे रात को, और ये केचुए चूहे में कन्वर्ट होंगे, ये सारे केचुए मेंढक में कन्वर्ट होंगे। छोटा मेंढक बड़ा मेंढक हो जाएगा, 50 केचुआ खाएगा, बड़ा हो जाएगा, और इस सारे मेंढक को खाने के लिए रात को सांप आएंगे। तो सांप आ रहा है मतलब वहां चूहा है, सांप आ रहा है मतलब वहां मेंढक है, सांप आ रहा है तो वहां पर छिपकली है, और छिपकलियां और केचुए, छिपकली चूहे आ रहे हैं तो वहां केचुआ है, और केचुआ है तो सॉइल बढ़िया है। क्योंकि जब ज्यादा होगा, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा होगा तब वो बाहर आएगा खाना ढूंढने के लिए और वो मारा जाएगा। अगर पर्याप्त है तो अंदर ही रहेगा, नहीं आएगा ज्यादा। तो बैलेंसिंग होता है, फूड साइकिल है। तो ये जो बायोडिग्रेडेबल से जो होता है खेती, ये भी सही नहीं होता है। श्वेतकेतु नाम का एक छात्र था, वेद लिखने के पहले की बात है, 22,000 साल पहले की घटना है। श्वेतकेतु नाम का एक छात्र यूनिवर्सिटी के टॉपर था, गोल्ड मेडलिस्ट था, वो गांव आया, पिता ने खिड़की से देखा कि भाई इसको इतना अहंकार कैसे, जो पढ़ा लिखा होता है उसको तो नम्र होना चाहिए। विद्या ददाति गणयाति याति पात्रत्वाम पात्रत्वाम धर्मात्मोति धनादि धर्मोत्तरासुखम। तो विनय नहीं है, इसको अहंकार है। तो पिता ने आया, बताया उसने, पिता ने कहा तुम उस ब्रह्म को जानते हो क्या? तो उसका जानता हूँ, कुछ कुछ बताया, जो किताब तो बोले तो किताबी ज्ञान है, तुम्हारी अनुभूति हुई है क्या ब्रह्म को? उसने कहा नहीं। तो उसको उन्होंने कहा जिसको नहीं जाना जा सकता, जिसको जाना ही नहीं जा सकता, क्या तुमने उसको जान लिया? जिसको देखा ही नहीं जा सकता, क्या तुमने उसको देख लिया? तो कहा पिताजी ये क्या प्रश्न है, जब नहीं जाना जा सकता, विच इज नॉट नोन, हाउ कुड इट बी नोन, हाउ कुड आई नो इट? तो उन्होंने कहा कि यही तो जानना था तुम्हें। तो उन्होंने कहा कि एक बरगद का पेड़ था,
बोले क्या है? बरगद का पेड़ है, नीचे फल गिरे हुए थे। बोले नीचे क्या गिरा है? बोले फल गिरा। उठा के लाओ। एक फल लाया, तोड़ो, क्या है इसमें? बीज है। एक बीज निकालो। एक बीज निकाला, सरसों जैसा होता है बरगद का। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है? बीज है, तोड़ो इसको। तोड़ा, इसमें क्या है? कुछ नहीं। ठीक से देखो इसमें, ये कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं दिख रहा तुमको? ये कुछ नहीं दिख रहा है। एक गमला लेके आओ, मिट्टी डालो, गोबर डालो, गोमूत्र डालो, उसको तैयार करो। अब ये बीज को डालो और 15 दिन के बाद आना और रोज सुबह शाम पानी डालना इसमें। आज्ञाकारी तो था, तो जिज्ञासु था, प्रश्न बहुत पूछता था। 15 दिन के बाद आया गमला लेकर। बोला पिताजी 15 दिन आपने कहा, एक गमला। बोला ये एक छोटा सा पौधा आ गया। बोले पौधा कैसे आया? बोला बीज से आया। तुमको मालूम था बीज लगाने से? हाँ मालूम था। तो 15 दिन पहले ये पौधा उस बीज में तुम्हें दिखा? नहीं दिखा। नहीं, तुम्हें वही तो देखना था ना। तत्वमसि, तुम वही हो, तुम वही ब्रह्म हो, इसको तुमको जानना था। यही तो शिक्षा है। इस बीज में लगाने से पौधा आएगा ये मालूम है, लेकिन उस बीज के अंदर में क्या है और क्यों है, कैसे है, यही तो तुम्हें जानना था। फिर उन्होंने कहा कि जरा बताओ कितने पौधे हैं? बोला क्या कह रहे पिताजी, छोटा सा एक ही तो पौधा है। नहीं जरा देखो, नहीं एक ही पौधा है। तब उन्होंने कहा, पिताजी ने, इतने उदालक अरुणी ने कहा कि बेटा ये बताओ 15 साल के बाद बोले इतना बड़ा हो जाएगा जितना अभी है, तो कितने फल होंगे बेटे? हजारों फल होंगे। कितने बीज हो जाएंगे? लाखों बीज हो जाएंगे। एक बीज से अगर एक पौधा होगा तो लाखों पौधे हो जाएंगे। वो लाखों पौधे अभी तुमको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। वही तो देखना था तुम्हें। तत्वमसि, ये तो शिक्षा है, ये तो ज्ञान है। इस बीज को तुम संस्कारित करोगे, इस बीज को तुम समझोगे, जानोगे क्या होने वाला है, तब तुम ब्रह्म को जानोगे, उस रहस्य को जानोगे। और इस पेड़ को जानना है तो बीज को जानो, बीज को जानना है तो मिट्टी को जानो, मिट्टी को जानना है तो गोबर को जानो, और तब तुम ब्रह्म के रहस्य को जानोगे। और भी बहुत सी बातें हैं, सोना वकील सारा बहुत विषय है, लेकिन मैं आपके संदर्भ में ये बात बता रहा हूँ। और क्यों नहीं 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 बहुत प्रश्न किया, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं, बहुत प्रश्न है, बहुत लंबा। छांदों के उपनिषद आप पढ़ेंगे तो डिटेल्स वर्णन है। तो फिर उन्होंने कहा कि बेटा जो अन्न हम खाते हैं ना, अन्न, उसका 3 भाग होता है। उसका जो स्थूल भाग है वो हमारा मल में निकल जाता है। जो उसका मध्य भाग है वो हमारा मांस बनता है, और उसका जो सूक्ष्म भाग है वो ऊपर उठता है और मन बनता है। सर्टिफिकेट तो छात्र था, जिज्ञासु था। उसने कहा पिताजी ये सूक्ष्म भाग ऊपर कैसे आता है, क्या है वो, कैसे मन बनता है? प्रश्न किया उसने। हमारा भी प्रश्न होगा ये। उन्होंने कहा दही लेके आओ। बोले इसमें क्या दिख रहा है? दही दिख रहा है। ठीक से देखो। ठीक से देख रहा हूँ पिताजी, दही दिख रहा है इसमें तो। अच्छा मंथन लेके आओ, इसको चरण मंथन क्या बोलते हैं, मंथन, इसको जरा मथो। तो उसने मथा, तो पानी डालो, डालते गया तो मक्खन ऊपर आया। बोले ये क्या है? बोले मक्खन है। ये कहाँ से आया? बोले इसी दही से आया। तो ये मक्खन तुम्हें दिखाई पड़ा था क्या पहले? तो नहीं। तत्वमसि, तुम वही हो। तत्वमसि, तुम वही ब्रह्म हो जो इस मक्खन में था, तुम्हें दिखा नहीं, लेकिन करने पर दिखा। तो वैसे ही हमारा पेट में जब अन्न जाता है, उसमें जो अनेक प्रकार के एंजाइम्स आते हैं, उसको डाइजेस्ट करते जो रस बनता है, उसमें जो सूक्ष्म भाग होता है वो ऊपर उठता तो मन बनता है। फिर जो पानी हम पीते हैं, उस पानी का भी 3 भाग होता है। उसका जो स्थूल भाग है वो मूत्र में जाता है, जो उसका मध्य भाग है वो हमारा रक्त में जाता है, और उसका जो सूक्ष्म भाग है वो हमारा प्राण बनता है। तो उसने कहा कि सूक्ष्म भाग प्राण कैसे बनता है? ठीक है, पेशाब तो दिखता है, मालूम पड़ जाता है, रक्त में भी पानी है, दिख जाता है, लेकिन पानी प्राण कैसे होता है और सूक्ष्म कैसे होता है? तो उन्होंने संस्कृत में बहुत से शब्द है, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, मैं आपको आज के संदर्भ में बताऊंगा। हम जो हवा से सांस लेते हैं, नाक से फेफड़े में जो 21% ऑक्सीजन है हवा में, वो हमारा लंग्स उसको पकड़ता है, और लंग्स में जो ऑक्सीजन होता है उसका 98% ब्रेन यूज करता है, 2% हमारे बाकी बॉडी यूज करते हैं। लेकिन अरबों खरबों हमारे टिश्यू से बॉडी में उसको ऑक्सीजन चाहिए, उसको कहाँ से मिलेगा? उसको तो हवा से निकला हुआ ऑक्सीजन तो मिल नहीं रहा उसको।
उसको पानी से मिलता है। तो जो हवा का ऑक्सीजन है वो 100% ब्रेन, 98% ब्रेन लेता है, और पानी के जो ऑक्सीजन है वो पूरा का पूरा हमारा बॉडी लेता है। तो उसने कहा कि इसमें कहाँ से प्राण है, इसमें कैसे प्राण है? तो कहा बेटा अगर 15 दिन, अगर तुम 16 दिन पानी नहीं पियोगे तो मर जाओगे। तो 15 दिन बिना पानी, वैसे 12 बज गया है, हमें हो गया, हम करेंगे। और पढ़ने वाले, समझने वाले, करने वाले की जरूरत है। और अभी देहरादून यूनिवर्सिटी में अपने प्रोफेसर लोग को रिसर्च कर रहा हूँ इन सब चीज़ों पर। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भी हो रहा है, मैं वहाँ जाकर के उनको बता रहा हूँ। ये जो गोत्र का मैंने आपको बताया, एक गाय, एक भूमि, एक सीड, एक परिवार, हजारों पीढ़ी तक आए तो केवल सॉफ्टवेयर नहीं, हार्डवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर ट्रांसफर होता है। पिताजी का जैसे नाक है, चाचा जी, ये तो चाचा जी जैसे दिख रहा है, पिताजी जैसे, ये तो माँ पर गया, हम सुनते हैं। ये तो शरीर नहीं, मन भी। पिता दादाजी लेफ्ट हैंडर थे, ये भी लेफ्ट हैंडर है। वो बड़े विद्वान, ये भी विद्वान है। वो शॉर्ट टेम्पर थे, ये भी शॉर्ट टेम्पर, यानी सॉफ्टवेयर भी क्लोनिंग हो सकता है। अगर आपके परिवार में गाय नहीं बदले, भूमि नहीं बदले, अनाज नहीं बदले, 50-60 पहले तक हम लोग खरीद के चावल नहीं खाते थे। घर से जाते थे, हॉस्टल भी जाते थे तो घर से बोरा बोरा चावल लेके आते थे। पिताजी भी कभी मिलने के लिए आएंगे तो सब्जी लेके आते थे, बेटा तुमको बोलते थे सब्जी नहीं खाए, घर का सब्जी खाओ। आज हर चीज, आज हम समय नहीं, कभी बिहार का गेहूँ खाते हैं, कभी यूपी का गेहूँ खाते हैं, कभी छत्तीसगढ़ का गेहूँ खाते हैं, 2-4 प्रकार के गेहूँ खा रहे हैं। शरीर को क्या होगा? हमारे शरीर को नुकसान हो रहा है। हमको लगता है हम गेहूँ खा रहे हैं, लेकिन पंजाब में उगा हुआ गेहूँ वहां के एटमॉस्फेयर के लिए ठीक है, हमारे यहाँ के एटमॉस्फेयर के लिए ठीक नहीं है। अगर यह ठीक होता तो आपको यहाँ चावल खाने की जरूरत ही नहीं होती, सालों भर आप रोटी खाते, लेकिन भारी दूध चावल खाते। जहां मॉइस्चर कंटेंट हवा में होगा वहां चावल खाना पड़ेगा। जहां पर ही वेरिएशन होगा ठंडा गर्मी का, वहां रोटी खाना पड़ेगा। तो भागलपुर में दोनों है, इसलिए आपको चावल रोटी दोनों खाना पड़ता है। लेकिन तमिलनाडु में नहीं रोटी खाते, करोड़ों लोग कभी जिंदगी में रोटी नहीं खाए। आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में आप जाएंगे, कभी जीवन में कभी रोटी नहीं खाए, गेहूं नहीं खाया, ऐसे करोड़ों लोग हैं। क्यों? जरूरत नहीं है, बीमार पड़ेंगे खाएंगे तो ये जो गोत्र बना है ये सिस्टम से बना है, गाय और भूमि। बाकी और भी विषय है तो इसको जीवामृत, 5 प्रकार का घन जीवामृत, अमृत पानी, प्राकृतिक खाद, पौधे के उपचार में कीट नियंत्रण, बीजामृत, बीज को संस्कारित करने का, उसको रखने का 5 साल 10 साल तक बीज को आप संस्कारित करके रखिए, वो सब विधि इसमें है। और ये सारी विधि को बताने के लिए जैसे अभी जीवामृत है तो 20 लीटर क्षमता का घड़ा लीजिए, 10 किलो गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़, आधा किलो गुड़। जीवामृत 2, मिट्टी का घड़ा, ताजा गोबर, ताजा गौमूत्र, पका हुआ केला 1 दर्जन या 1 किलो और आधा किलो गुड़, इससे जीवामृत 2 बनता है। जीवामृत 3 बनता है, ताजा दही 10 किलो, पका हुआ केला 1 डजन और 500 ग्राम गुड़ मिला करके भी आप सॉइल एनरिचमेंट कर सकते हैं। 20 लीटर मिट्टी का घड़ा है, 10 किलो गोबर है, 10 किलो गौमूत्र, आधा किलो गुड़, जिससे अमृत जल 1 बनेगा। 20 लीटर का घड़ा है, जो मक्खन निकालने के बाद छाछ बचता है, 10 लीटर छाछ लीजिए, मट्ठा लीजिए, आधा किलो गुड़ उसमें मिलाइए, 7 दिन उसको रखिए और उसके बाद उसको छानिए, 100 लीटर पानी मिला कर 1 एकड़ में छिड़काव करिए। हर 15 दिन में छिड़काव करिए, आपकी भूमि की उर्वरता बढ़ेगी। अमृत जल की छाछ में 1 किलो पका हुआ केले का फल को बहुत अच्छी तरह से पेस्ट बना के उसमें मिक्स करिए, 7 दिन रखिए, फर्मेंट होने दीजिए, 7 दिन के बाद 100 लीटर पानी मिलाइए, 1 एकड़ खेत की मिट्टी में डालिए, आपका फसल अच्छा होगा। आपको जो जीवामृत बनाएंगे वो 7 दिन के बाद यूज करना पड़ेगा, रेडी टू यूज है, उसको आप प्रिजर्व नहीं कर सकते, लेकिन आप रखना चाहते हैं 3 महीने 5 महीने रखना चाहते हैं तो 100 किलो ताजा गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 1 किलो बेसन और 1 किलो गुड़, इनको अच्छी तरह से मिलाइए, 24 घंटा फर्मेंट होने दीजिए, उसके बाद इसका उपले बनाइए, कंडे बनाइए सुखाकर, और इसको 6 महीने रख सकते हैं और उसको पाउडर बना करके आप खेतों में छिड़क दीजिए, 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। हर 20 दिन में एक बार डाल सकते हैं इसको आप। घन जीवामृत 2, 100 किलो ताजा गोबर, 5 लीटर ताजा गौमूत्र, 5 किलो केले का फल पका हुआ, और यहाँ बहुत मिलता है केला, और आधा किलो 1 किलो गुड़, इन सब चीज़ को अच्छी तरह मिलाइए, 24 घंटा फर्मेंटेशन होने दीजिए, उसके बाद इसमें सुखा करके रख लीजिए, 1 एकड़ खेत में उसको यूरिया की तरह छिड़क दीजिए और पानी पटाइए, आपका खेत की उर्वरता बढ़ जाएगी। इससे माइक्रोब इनरिच होंगे, क्वालिटी, क्वांटिटी, एक्टिविटी माइक्रोब्स की बढ़ जाएगी, और जो पर स्क्वायर इंच में 500 करोड़ माइक्रोब्स हम कहते हैं,
वो आपको लगातार 3 साल करेंगे तो मोर देन 500 हो जाएगा। अभी कीट नियंत्रक प्रकार एक, मान लीजिए कि जब आपके अंदर से न्यूट्रिशन बहुत हो गया, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास सिलिकॉन कोबाल्ट तक अगर संख्या अच्छी हो तो प्लांट का वेजिटेशन अच्छा होगा, फ्रूट होगा, फल होगा, तो कीड़े आएंगे। ये प्लांट का लाइफस्टाइल है, जैसा हमारा लाइफस्टाइल है वैसे प्लांट का लाइफस्टाइल है। फूल आएगा तो वो निमंत्रण देता है, पेस्ट को बुलाता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जैसे ही फूल खिलेगा, पराग आएगा, ध्यान रखिए फूल में जब पराग आएगा तो सुगंध आएगा, और ये सुगंध 5 किलोमीटर तक जाता है, मधुमक्खी अट्रैक्ट होती है, मधुमक्खी आती है, पॉलिनेशन होता है। ये स्ट्रैटेजी है पौधों का, उसके अंदर रस रखता है, मधुमक्खी अंदर घुसता है, उसे पराग चिपकता है, इस फूल से उस फूल में पॉलिनेशन होता है। आपको मैं बताने की जरूरत नहीं, आप तो करते हैं, जानते हैं। तो प्लांट के मित्र कीट 70% हैं, केवल 30% प्लांट को नुकसान करते हैं। अगर उसका इनबिल्ट कैपेसिटी नहीं हो, अगर प्लांट का रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं हो, बेसिक इम्यून सिस्टम कमजोर है, तो कीड़े लगेंगे। अदरवाइज प्लांट में अपना एंजाइम्स को निकालकर कीड़े को भगाने की ताकत है। प्लांट अगर कोई कीड़ा आ गया, जैसे आप सोते हैं, तो आप जब सोते हैं गहरी नींद में, तो आपका शरीर एक एंजाइम्स आपके चेहरे पर निकालता है, आपके शरीर पर निकालता है। कोई चींटी आएगा तो नजदीक दूर से भाग जाएगा, एक गंध सूंघ करके चींटी निकल जाता है, आपके शरीर पर नहीं चढ़ेगा। मक्खी आके आपके चेहरे पर नहीं बैठेगी। अगर आपका शरीर, आप अच्छी नींद में सो रहे हैं तो आपका शरीर अगर एंजाइम्स छोड़ता है तो मक्खी चेहरे पर नहीं बैठेगी। मक्खी चेहरे पर बैठ रही है तो आपका शरीर एंजाइम नहीं छोड़ रहा है, प्रोटेक्ट करता है। ये भी इनबिल्ट होता है, प्लांट में भी इनबिल्ट होता है। लेकिन अगर न्यूट्रिएंट उसको नीचे से नहीं मिलेगा तो प्लांट को 90% बीमारी नीचे से ही होता है, अंदर से होता है। तो आप अगर ये सब चीजें यूज करेंगे तो कीड़े की जरूरत नहीं। 10 लीटर गोमूत्र, 2 किलो नीम का पत्ता, इससे पेस्टिसाइड बनता है। इसका पेटेंट भी लिया आपने लोगों ने। 20 लीटर का घड़ा लीजिए, 10 लीटर गोमूत्र लीजिए, 2 किलो नीम का पत्ता, आधा किलो धतूरा, आधा किलो मदार, आधा किलो बेल। ये मैं पिछले 22 साल से सिखा रहा हूँ और 75,000 से ज्यादा लोग इसको सीखे हैं और लगभग 12-13 लाख लोग इसको प्रयोग कर रहे हैं इसको। और पिछले 22 साल से सिखा रहा हूँ और ये इसमें चेंजेस नहीं किया मैंने उनको। ऐसा ही है, 20 लीटर मिट्टी का घड़ा है, जिसमें 10 लीटर गोमूत्र है, 2 किलो नीम का पत्ता, आधा किलो धतूरा, आधा किलो अकवन, आधा किलो बेल। अकवन यानी कि जो अर्क होता है ना, जिसमें दूध निकलता है तोड़ने से, छोटे फूल होते हैं, सूजी को जोड़ते हैं। आधा किलो बेल का पत्ता, तुलसी का पत्ता 250 ग्राम, 50 ग्राम लहसुन, 50 ग्राम हरा मिर्च। बहुत अच्छा रिजल्ट है। खास करके बंदर आते हैं, मोर आते हैं, नीलगाय आती है। नीलगाय अगर आती है तो नीलगाय का गोबर आधा किलो उसमें मिलाइए, तो नीलगाय नहीं आएगी। खास करके जंगली सुअर आते हैं, वो सब मेड़ की चारों तरफ से डालेंगे तो ये जंगली सुअर भी इसमें प्रोटेक्ट होता है। चौथा जो है, 20 लीटर मिट्टी का घड़ा, 10 लीटर गोमूत्र, 2 किलो नीम का पत्ता, 50 ग्राम लहसुन, 10 ग्राम अदरक। ये वन ऑफ द बेस्ट है। ये रेगुलर यूज करना, और 4 नंबर आप रेगुलर यूज करें एवरी 15 डेज, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। हमको 70% पेस्ट को आने देना है, 30% पेस्ट को रोकना है। ये ध्यान में दीजिए, पेस्टिसाइड और पेस्ट कंट्रोल 2 अलग चीज है। हेलमेट चेकिंग है, जैसे हेलमेट अगर आप नहीं पहने, 2 कांस्टेबल रोड में खड़ा हो जाता है तो हेलमेट पहने हुए लोग, बिना पहने हुए लोग सड़क के किनारे खड़े हो जाते हैं। किसी को पकड़ता है, वो जैसे हेलमेट नहीं पहना पकड़ा तो आप जानते नहीं, वो नीतीश कुमार जी हमारे चाचा जी लगते हैं। मोदी जी हमारे घर में चाय पिलाते थे और तुम जानते थे वो जज थे, ये थे, वो कुछ भी बोलता है। जब पुलिस पकड़ता है, MLA है, MP है, जज है, फलना चुनना, कुछ भी बोलता है। भैया 100 रुपया दो, पहले वो SP साहब को देना ना, उसको परेशान करके 50 रुपये में निपटा के, 20 रुपये में निपटा के जाता है। लेकिन जाते हुए सबको बोलते हुए जाता है, हेलमेट नहीं, वो चेकिंग हो रहा है, हेलमेट नहीं चेकिंग, वो सबको बोलते, क्योंकि पीड़ित है, वो सबको बोलते हुए जाते हैं। तो लोग खड़े हो जाते हैं, पत्नी बैठी है, बच्चा बैठी है, देख रहा है, तो आप देखेंगे कि अगर 10-20 लोग मोटरसाइकिल में खड़े हैं तो आगे भी हेलमेट चेकिंग है। और वो 2 घंटा ज्यादा रहता नहीं है, वो देखता है कितना हो गया, बोले हाँ बड़ा साहब का हो गया, छोटा साहब का भी हो गया, थोड़ा अपना भी निकाल लेते हैं, आधा घंटा। जब निकल गया तो निकल जाते हैं, ज्यादा रहते नहीं है, धूप है, वो क्या करे बेचारा। और जब वो चले गए तो ये जितने लोग यहाँ खड़े थे, 25-30 लोग, ये थोड़ा निकल जाते हैं। यानी हमारा कीट नियंत्रक बिल्कुल हेलमेट चेकिंग है। आप फसल के ऊपर छिड़क दीजिए तो जो कीड़े आएंगे उसका गंध सुन के पास के पेड़ में बैठ जाएंगे। कोई पेड़ आएगा तो ची चिल्लाएंगे मत, जो हेलमेट चेकिंग हो जाएंगे।
वो पेड़ पे बैठ जाएंगे। लेकिन अगर 15 दिन के बाद आपने दोबारा नहीं डाला तो सब आगे वहां बैठ जाएंगे। यानी कि अगर 2 घंटे के बाद ये 2 कांस्टेबल चले गए, दूसरा कांस्टेबल नहीं आया, तो बिना हेलमेट वाला घूमते रहेंगे हम। तो बिल्कुल ये पेस्ट कंट्रोल है, पेस्टिसाइड में कीटनाशक नहीं है। कीट नियंत्रक 5, इसमें 20 लीटर तांबे का घड़ा, 10 लीटर गौमूत्र, 2 किलो नीम का पत्ता, इसको 7 दिन तक सड़ाना, उसके बाद इसको छानना, उसके बाद उसको उबालना। रॉक फॉस्फेट, रॉक सल्फेट बनता है। रॉक सल्फेट जो बनता है वो पॉइजनस होता है। ये कई प्रकार के जो जिसका प्रकोप ज़्यादा है, आपके आसपास खेतों में बहुत ज़्यादा प्रकोप है और आप चाहते हैं कि आपके खेत बचे, वो कीड़े आपके खेत में ना आए, तो इसका प्रयोग करें। मैंने सूरत में किया, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आया। कीट नियंत्रक 6, 1 लीटर गौमूत्र, जो टेरेस गार्डनिंग करते, हाउस गार्डनिंग करते, किचन गार्डनिंग करते, वो बढ़िया है। 1 लीटर गौमूत्र, 250 ग्राम नीम के पत्ते, ताजा पत्ता लीजिए, लहसुन 50 ग्राम, हरा मिर्च 50 ग्राम, सबको मिक्सी में पीस लीजिए, उसमें मिला दीजिए, इसको 2 दिन तक फर्मेंट होने दीजिए, धीमी आंच में थोड़ी देर पकाइए, छान लीजिए, 1 लीटर में 5 ml डाल करके आप स्प्रे कर दीजिए। 1 हफ्ता तक, 7 दिन 10 दिन तक आपको यूजफुल रहेगा। तांबे का घड़ा लीजिए, उसमें छाछ मट्ठा जिसमें मक्खन निकला हुआ है उसको डालिए। तांबे के छोटे छोटे बर्तन जो घर में आपका पूजा वूजा का सामान पड़ा रहता है तांबे का, उसको डाल दीजिए, कॉपर सल्फेट बनेगा। और तांबा जो ये है उसमें तो फास्फोरस है दही में ऑलरेडी। तो इसके बाद इसको छिड़काव करेंगे तो दीमक नहीं आएगा। जहाँ दीमक का, लाल चींटी का प्रकोप होता है, मकड़ों का बहुत प्रकोप होता है, पेड़ों में बहुत मकड़े जाला बना लेते हैं, वहाँ के लिए इसका प्रयोग अच्छा रहेगा। मिट्टी का घड़ा 20 लीटर का, 10 लीटर गौमूत्र, नीम का बीज 1 किलो, उसको डालिए और स्प्रे करिए, जमीन में भी स्प्रे करिए। कई प्रकार के पक्षियाँ जो करने वाले तो ले लिया मैंने, 1 घंटा 25 मिनट ले लिया। कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैं सोच रहा था 1 घंटे में खत्म करूँगा, लेकिन ज़्यादा हो गया। आप सुन बोलने का हिम्मत आया, ये कोई प्रश्न है तो हाँ। देसी गाय का लेना पहले तो। देसी गाय यानी जिसका ऊपर हम्प है, जिसका पीछे का गोल है, मूत्र उसका हल्का पीला है। सुबह के समय लीजिए, साफ जमीन साफ हो, ये तो ऑन द स्पॉट पकड़िए चाहिए। 3 दिन पुराना चलेगा। 10 लीटर मेरे सारे फार्मूले 1 एकड़ के लिए है। माइक कोई है तो उनको कॉर्डलेस, कोई माइक है तो उनको। हाँ जी सर। आज की जो आपका ये जो आपने बातें बताई, लोगों के लिए बहुत ही मूल्यवान है। और जितनी बातें हमने सुनी कुछ हमने लिखा भी है। क्या आपके द्वारा कोई छोटा सा किसी साहित्य है जिसको हम लोग उसको लेकर के हमारे विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में 25 से ज़्यादा कृषि विज्ञान केंद्र हैं और भारत सरकार लोगों को प्राकृतिक खेती के लिए मार्गदर्शन और पढ़ने वाले, समझने वाले, करने वाले की जरूरत है। और अभी देहरादून यूनिवर्सिटी में अपने प्रोफेसर लोग इसको रिसर्च कर रहा है, इन सब चीज़ों पर। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भी हो रहा है, मैं वहाँ जाकर के उनको बता रहा हूँ। ये जो गोत्र का मैंने आपको बताया, एक गाय, एक भूमि, एक सीड, एक परिवार, हजारों पीढ़ी तक आए तो केवल सॉफ्टवेयर नहीं, हार्डवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर ट्रांसफर होता है। पिताजी का जैसे नाक है, चाचा जी, ये तो चाचा जी जैसे दिख रहा है, पिताजी जैसे, ये तो माँ पर गया, हम सुनते हैं। ये तो शरीर नहीं, मन भी। पिता दादाजी लेफ्ट हैंडर थे, ये भी लेफ्ट हैंडर है। वो बड़े विद्वान, ये भी विद्वान है। वो शॉर्ट टेम्पर थे, ये भी शॉर्ट टेम्पर। यानी सॉफ्टवेयर भी क्लोनिंग हो सकता है अगर आपके परिवार में गाय नहीं बदले, भूमि नहीं बदले, अनाज नहीं बदले। 50-60 पहले तक हम लोग खरीद के चावल नहीं खाते थे। घर से जाते थे, हॉस्टल भी जाते थे तो घर से बोरा बोरा चावल लेके आते थे। पिताजी भी कभी मिलने के लिए आएंगे तो सब्जी लेके आते थे, बेटा तुमको बोलते थे सब्जी नहीं खाए, घर का सब्जी खाओ। आज हर चीज, आज हम समय नहीं, कभी बिहार का गेहूँ खाते हैं, कभी यूपी का गेहूँ खाते हैं, कभी छत्तीसगढ़ का गेहूँ खाते हैं। रोज 4 प्रकार के गेहूँ खा रहे हैं। शरीर को क्या होगा? हमारे शरीर को नुकसान हो रहा है।
हमको लगता है हम गेहूं खा रहे हैं, लेकिन पंजाब में उगा हुआ गेहूं वहां के एटमॉस्फेयर के लिए ठीक है, हमारे यहाँ के एटमॉस्फेयर के लिए ठीक नहीं है। अगर यह ठीक होता तो आपको यहाँ चावल खाने की जरूरत ही नहीं होती, सालों भर आप रोटी खाते, लेकिन भारी मुक्त चावल खाते। जहां मॉइस्चर कंटेंट हवा में होगा वहां चावल खाना पड़ेगा, जहां पर ही वेरिएशन होगा ठंडा गर्मी का वहां रोटी खाना पड़ेगा आपको। तो भागलपुर में दोनों है, इसलिए आपको चावल रोटी दोनों खाना पड़ता है। लेकिन तमिलनाडु में नहीं रोटी खाते, करोड़ों लोग कभी जिंदगी में रोटी नहीं खाए। आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में आप जाएंगे, कभी जीवन में कभी रोटी नहीं खाए, गेहूं नहीं खाया, ऐसे करोड़ों लोग हैं। क्यों? जरूरत नहीं है, बीमार पड़ेंगे खाएंगे तो ये जो गोत्र बना है ये सिस्टम से बना है, गाय और भूमि। बाकी और भी विषय है, तो इसको जीवामृत 5 प्रकार का, घन जीवामृत, अमृत पानी, प्राकृतिक खाद, पौधे के उपचार में कीट नियंत्रक, बीजामृत, बीज को संस्कारित करने का, उसको रखने का 5 साल 10 साल तक बीज को आप संस्कारित करके रखिए, वो सब विधि इसमें है। और ये सारी विधि को बताने के लिए जैसे अभी जीवामृत है तो 20 लीटर क्षमता का घड़ा लीजिए, 10 किलो गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़, आधा किलो गुड़। जीवामृत 2, मिट्टी का घड़ा, ताजा गोबर, ताजा गौमूत्र, पका हुआ केला 1 दर्जन या 1 किलो और आधा किलो गुड़, इससे जीवामृत 2 बनता है। जीवामृत 3 बनता है, ताजा दही 10 किलो, पका हुआ केला 1 डजन और 500 ग्राम गुड़ मिला करके भी आप सॉइल एनरिचमेंट कर सकते हैं। 20 लीटर मिट्टी का घड़ा है, 10 किलो गोबर है, 10 किलो गौमूत्र, आधा किलो गुड़, जिससे अमृत जल 1 बनेगा। 20 लीटर का घड़ा है, जो मक्खन निकालने के बाद छाछ बचता है, 10 लीटर छाछ लीजिए, मट्ठा लीजिए, आधा किलो गुड़ उसमें मिलाइए, 7 दिन उसको रखिए और उसके बाद उसको छानिए, 100 लीटर पानी मिला कर 1 एकड़ में छिड़काव करिए। हर 15 दिन में छिड़काव करिए, आपकी भूमि की उर्वरता बढ़ेगी। अमृत जल की छाछ में 1 किलो पका हुआ केले का फल को बहुत अच्छी तरह से पेस्ट बना के उसमें मिक्स करिए, 7 दिन रखिए, फर्मेंट होने दीजिए, 7 दिन के बाद 100 लीटर पानी मिलाइए, 1 एकड़ खेत की मिट्टी में डालिए, आपका फसल अच्छा होगा। आपको जो जीवामृत बनाएंगे वो 7 दिन के बाद यूज करना पड़ेगा, रेडी टू यूज है, उसको आप प्रिजर्व नहीं कर सकते, लेकिन आप रखना चाहते हैं 3 महीने 5 महीने रखना चाहते हैं तो 100 किलो ताजा गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 1 किलो बेसन और 1 किलो गुड़, इनको अच्छी तरह से मिलाइए, 24 घंटा फर्मेंट होने दीजिए, उसके बाद इसका उपले बनाइए, कंडे बनाइए सुखाकर, और इसको 6 महीने रख सकते हैं और उसको पाउडर बना करके आप खेतों में छिड़क दीजिए, 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। हर 20 दिन में एक बार डाल सकते हैं इसको आप। घन जीवामृत 2, 100 किलो ताजा गोबर, 5 लीटर ताजा गौमूत्र, 5 किलो केले का फल पका हुआ, और यहाँ बहुत मिलता है केला, और आधा किलो 1 किलो गुड़, इन सब चीज़ को अच्छी तरह मिलाइए, 24 घंटा फर्मेंटेशन होने दीजिए, उसके बाद इसमें सुखा करके रख लीजिए, 1 एकड़ खेत में उसको यूरिया की तरह छिड़क दीजिए और पानी पटाइए, आपका खेत की उर्वरता बढ़ जाएगी। इससे माइक्रोब इनरिच होंगे, क्वालिटी, क्वांटिटी, एक्टिविटी माइक्रोब्स की बढ़ जाएगी, और जो पर स्क्वायर इंच में 500 करोड़ माइक्रोब्स हम कहते हैं, वो आपको लगातार 3 साल करेंगे तो मोर देन 500 हो जाएगा। अभी कीट नियंत्रक प्रकार 1, मान लीजिए कि जब आपके अंदर से न्यूट्रिशन बहुत हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास से लेकर के और सिलिकॉन, कोबाल्ट तक अगर संख्या अच्छी हो गई तो प्लांट का वेजिटेशन अच्छा होगा, फ्रूट होगा, फल होगा, तो कीड़े आएंगे। ये प्लांट का लाइफस्टाइल है, जैसा हमारा लाइफस्टाइल है वैसे प्लांट का लाइफस्टाइल है। फूल आएगा तो वो निमंत्रण देता है, पेस्ट को बुलाता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जैसे ही फूल खिलेगा, पराग आएगा, ध्यान रखिए फूल में जब पराग आएगा तो सुगंध आएगा, और ये सुगंध 5 किलोमीटर तक जाता है, मधुमक्खी अट्रैक्ट होती है, मधुमक्खी आती है, पॉलिनेशन होता है। ये स्ट्रैटेजी है पौधों का, उसके अंदर रस रखता है, मधुमक्खी अंदर घुसता है, उसे पराग चिपकता है, इस फूल से उस फूल में पॉलिनेशन होता है। आपको मैं बताने की जरूरत नहीं, आप तो करते हैं, जानते हैं। तो प्लांट के मित्र कीट 70% हैं, केवल 30% प्लांट को नुकसान करते हैं। अगर उसका इनबिल्ट कैपेसिटी नहीं हो, अगर प्लांट का रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं हो, बेसिक इम्यून सिस्टम कमजोर है, तो कीड़े लगेंगे। अदरवाइज प्लांट में अपना एंजाइम्स को निकालकर कीड़े को भगाने की ताकत है। प्लांट अगर कोई कीड़ा आ गया, जैसे आप सोते हैं, तो आप जब सोते हैं गहरी नींद में, तो आपका शरीर एक एंजाइम्स आपके चेहरे पर निकालता है, आपके शरीर पर निकालता है। कोई चींटी आएगा तो नजदीक दूर से भाग जाएगा, एक गंध सूंघ करके चींटी निकल जाता है, आपके शरीर पर नहीं चढ़ेगा। मक्खी आके आपके चेहरे पर नहीं बैठेगी। अगर आपका शरीर, आप अच्छी नींद में सो रहे हैं, तो आपका शरीर अगर एंजाइम्स छोड़ता है तो मक्खी चेहरे पर नहीं बैठेगी।
मक्खी चेहरे पर बैठ रही है तो आपका शरीर एंजाइम नहीं छोड़ रहा है, प्रोटेक्ट करता है। ये भी इनबिल्ट होता है, प्लांट में भी इनबिल्ट होता है। लेकिन अगर न्यूट्रिएंट उसको नीचे से नहीं मिलेगा तो प्लांट को 90% बीमारी नीचे से ही होता है, अंदर से होता है। तो आप अगर ये सब चीजें यूज करेंगे तो कीड़े की जरूरत होगी। 10 लीटर गोमूत्र 2 किलो नीम का पत्ता, इससे पेस्टिसाइड बनता है। इसका पेटेंट भी लिया आपने लोगों ने। 20 लीटर का घड़ा लीजिए, 10 लीटर गोमूत्र लीजिए, 2 किलो नीम का पत्ता, आधा किलो धतूरा, आधा किलो मदार, आधा किलो बेल। ये मैं पिछले 22 साल से सिखा रहा हूँ और 75,000 से ज्यादा लोग इसको सीखे हैं और लगभग 12-13 लाख लोग इसको प्रयोग कर रहे हैं इसको। और पिछले 22 साल से सिखा रहा हूँ और ये इसमें चेंजेस नहीं किया मैंने उनको। ऐसा ही है, 20 लीटर मिट्टी का घड़ा है जिसमें 10 लीटर गोमूत्र है, 2 किलो नीम का पत्ता, आधा किलो धतूरा, आधा किलो अपवन, आधा किलो बेल। अपवन यानी कि जो अर्क होता है ना, जिसमें दूध निकलता है तोड़ने से, छोटे फूल होते हैं, सूजी को जोड़ते हैं। आधा किलो बेल का पत्ता, तुलसी का पत्ता 250 ग्राम, 50 ग्राम लहसुन, 50 ग्राम हरा मिर्च। बहुत अच्छा रिजल्ट है। खास करके बंदर आते हैं, मोर आते हैं, नीलगाय आती है। नीलगाय अगर आती है तो नीलगाय का गोबर आधा किलो उसमें मिलाइए तो नीलगाय नहीं आएगी। खास करके जंगली सुअर आते हैं, वो सब मेड़ की चारों तरफ से डालेंगे तो ये जंगली सुअर भी इसमें प्रोटेक्ट होता है। चौथा जो है 20 लीटर मिट्टी का घड़ा, 10 लीटर गोमूत्र, 2 किलो नीम का पत्ता, 50 ग्राम लहसुन, 10 ग्राम अदरक। ये वन ऑफ द बेस्ट है। ये रेगुलर यूज करना। और 4 नंबर आप रेगुलर यूज करें एवरी 15 डेज, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। हमको 70% पेस्ट को आने देना है, 30% पेस्ट को रोकना है। ये ध्यान में दीजिए, पेस्टिसाइड और पेस्ट कंट्रोल 2 अलग चीज है। हेलमेट चेकिंग है। जैसे हेलमेट अगर आप नहीं पहने, 2 कांस्टेबल रोड में खड़ा हो जाता है तो हेलमेट पहने हुए लोग, बिना पहने हुए लोग सड़क के किनारे खड़े हो जाते हैं। किसी को पकड़ता है, वो जैसे हेलमेट नहीं पहना पकड़ा तो आप जानते नहीं, वो नीतीश कुमार जी हमारे चाचा जी लगते हैं। मोदी जी हमारे घर में चाय पिलाते थे और तुम जानते थे वो जज थे, ये थे, वो कुछ भी बोलता है। जब पुलिस पकड़ता है, MLA है, MP है, जज है, फलना चुनना, कुछ भी बोलता है। भैया 100 रुपया दो, पहले वो SP साहब को देना ना, उसको परेशान करके 50 रुपये में निपटा के, 20 रुपये में निपटा के जाता है। लेकिन जाते हुए सबको बोलते हुए जाता है, हेलमेट नहीं, वो चेकिंग हो रहा है, हेलमेट नहीं चेकिंग, वो सबको बोलते, क्योंकि पीड़ित है, वो सबको बोलते हुए जाते हैं। तो लोग खड़े हो जाते हैं, पत्नी बैठी है, बच्चा बैठी है, देख रहा है, तो आप देखेंगे कि अगर 10-20 लोग मोटरसाइकिल में खड़े हैं तो आगे ही हेलमेट चेकिंग है। और वो 2 घंटा ज्यादा रहता नहीं है, वो देखता है कितना हो गया, बोले हाँ बड़ा साहब का हो गया, छोटा साहब का भी हो गया, थोड़ा अपना भी निकाल लेते हैं आधा घंटा। जब निकल गया तो निकल जाते हैं, निकल जाता रहते नहीं है, धूप है, वो क्या करें बेचारा। और जब वो चले गए, ये जितने लोग यहाँ खड़े थे 25-30 लोग, ये भी थोड़ा निकल जाते हैं। यानी हमारा कीट नियंत्रक बिल्कुल हेलमेट चेकिंग है। आप फसल के ऊपर छिड़क दीजिए तो जो कीड़े आएंगे उसका गंध सुन के पास के पेड़ में बैठ जाएंगे। कोई पेड़ आएगा तो ची चिल्लाएंगे मत, जो हेलमेट चेकिंग हो जाएंगे वो पेड़ पे बैठ जाएंगे। लेकिन अगर 15 दिन के बाद आपने दोबारा नहीं डाला तो सब आगे वहां बैठ जाएंगे। यानी कि अगर 2 घंटे के बाद ये 2 कांस्टेबल चले गए, दूसरा कांस्टेबल नहीं आया, तो बिना हेलमेट वाला घूमते रहेंगे हम। तो बिल्कुल ये पेस्ट कंट्रोल है, पेस्टिसाइड में कीटनाशक नहीं है। कीट नियंत्रक 5, इसमें 20 लीटर तांबे का घड़ा, 10 लीटर गोमूत्र, 2 किलो नीम का पत्ता, इसको 7 दिन तक सड़ाना, उसके बाद इसको छानना, उसके बाद उसको उबालना। रॉक सल्फेट बनता है। रॉक सल्फेट जो बनता है वो पॉइजनस होता है। ये कई प्रकार के जो जिसका प्रकोप ज़्यादा है, आपके आसपास खेतों में बहुत ज़्यादा प्रकोप है और आप चाहते हैं कि आपके खेत बचे, वो कीड़े आपके खेत में ना आए, तो इसका प्रयोग करें। मैंने सूरत में किया, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आया। कीट नियंत्रक 6, 1 लीटर गोमूत्र, जो टेरेस गार्डनिंग करते, हाउस गार्डनिंग करते, किचन गार्डनिंग करते, वो बढ़िया है। 1 लीटर गोमूत्र, 250 ग्राम नीम के पत्ते, ताजा पत्ता लीजिए, लहसुन 50 ग्राम, हरा मिर्च 50 ग्राम, सबको मिक्सी में पीस लीजिए, उसमें मिला दीजिए, इसको 2 दिन तक फर्मेंट होने दीजिए, धीमी आंच पे थोड़ी देर पकाइए, छान लीजिए, 1 लीटर में 5 ml डाल करके आप स्प्रे कर दीजिए। 1 हफ्ता तक, 7 दिन 10 दिन तक आपको यूजफुल रहेगा। तांबे का घड़ा लीजिए, उस पर छाछ मट्ठा जिसमें मक्खन निकला हुआ है उसको डालिए। तांबे के छोटे छोटे बर्तन जो घर में आपका पूजा वूजा का सामान पड़ा रहता है तांबे का, उसको डाल दीजिए, कॉपर सल्फेट बनेगा। और तांबा जो ये है उसमें तो फास्फोरस है दही में ऑलरेडी। तो इसके बाद इसको छिड़काव करेंगे तो दीमक नहीं आएगा। जहाँ दीमक का, लाल चींटी का प्रकोप होता है, मकड़ों का बहुत प्रकोप होता है, पेड़ों में बहुत मकड़े जाला बना लेते हैं, वहाँ के लिए इसका प्रयोग अच्छा रहेगा।
मिट्टी का घड़ा 20 लीटर का, 10 लीटर गौमूत्र, नीम का बीज 1 किलो, उसको डालिए और स्प्रे करिए, जमीन में भी स्प्रे करिए। कई प्रकार की पक्षियां जो करने लगी। तो ले लिया मैंने 1 घंटा 25 मिनट ले लिया। कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैं सोच रहा था 1 घंटे में खत्म करूंगा, लेकिन ज़्यादा हो गया। आप सुन बोलने का हिम्मत आया, ये कोई प्रश्न है तो हाँ। देसी गाय का लेना पहले तो। देसी गाय यानी जिसका ऊपर हम्प है, जिसका पीछे का गोल है, मूत्र उसका हल्का पीला है। सुबह के समय लीजिए, साफ जमीन साफ हो, ये तो ऑन द स्पॉट पकड़िए चाहिए। 3 दिन पुराना चलेगा। 10 लीटर। मेरे सारे फार्मूले 1 एकड़ के लिए है।